बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। कल पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और जिस तरह की फतह पाकिस्तान ने हासिल की है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आखिरी ओवर में 19.2 गेंदों पर जनाब ये टारगेट अचीव किया है। 148 रन का जो टारगेट था वो एक पहाड़ सा टारगेट साबित हुआ पाकिस्तान के लिए और इंतहाई मुश्किल पेश आई पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को। एंड पर आके 5 विकेटों के नुकसान पर ये हम टारगेट अचीव करने में कामयाब हुए। बहरहाल बहुत से सवालात हैं जनाब, बहुत से लोगों की ऐसी इंक्लूजन टीम में उस पर सवालात उठते हैं क्योंकि मल्टीपल दफ़ा ये कहा गया कि बाबर आजम को ये वाली सीरीज़ अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए। इससे बेहतर है किसी यंगस्टर को मौका दे दिया जाए ताकि उसका भी पता चले कि आगे चलकर हमें ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि दोबारा 12 दफ़ा बात होती है कि जनाब सीनियर्स को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वो डेप्थ नहीं है बैटिंग में। तो जब तक सीनियर्स को साइड पे करके जूनियर्स को मौके नहीं मिलेंगे तो फिर जूनियर्स किस तरह से सीख कर उन सीनियर्स के उनकी जगह पर अपना नाम बना सकेंगे। बहरहाल अब्दुल समद की इंक्लूजन थी, अनफॉर्चुनेट रहे, उनको जनाब चोट लगी है हाथ पर जिसकी वजह से वो इस सीरीज से रूल आउट हो गए। और हसन नवाज को वापस बुला लिया गया है जिन्हें इससे केवल रिलीज कर दिया गया था कि वो जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले, अपना बैटिंग स्टांस बेहतर करें, अपनी बैटिंग पोजीशन पर काम करें। लेकिन अब उनको इस ट्राई नेशन सीरीज के लिए दोबारा से अब बुला लिया गया है और वो नेक्स्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। बहरहाल इस पर हम सवालात तो करेंगे कि हमारी बॉलिंग ने क्या किया कि 148 रन करवाने में क्या किरदार रहा बॉलिंग का, प्लस हमारी बैटिंग लाइन जिस तरह से रेत की दीवार साबित हुई। हमसे बहुत दर्जे बेहतर जिम्बाब्वे की ओपनिंग साइड जिन्होंने जनाब स्टार्ट अगर बात की जाए तो उन्होंने 49 और 30 रन की इनिंग्स खेली और उनकी पहली विकेट गिरते गिरते एक अरसा लग गया। इसके अलावा जी हमने बात करनी बाबर आजम के रिकॉर्ड की, पॉजिटिव रिकॉर्ड की तो हमें इंतजार रहता है लेकिन नेगेटिव रिकॉर्ड सामने आ जाते हैं। वो ये कि स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में नापसंदीदा रिकॉर्ड जो कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का था, सबसे ज्यादा दफा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने तोड़ लिया और ये अपने नाम कर लिया है, उनको भी मुबारक हो। बहरहाल इसके साथ साथ T20 लीग्स के NOC जारी करने का सिलसिला भी PCB की तरफ से जारी है। बहुत से ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जिनको NOC जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जनाब अली तरीन साहब फिर एक्शन में आ गए हैं PSL को लेके और उन्होंने कहा कि जनाब PCB मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा। मैंने मल्टीपल टाइम, मैंने और मेरी टीम ने, मैनेजमेंट ने मेल्स किए लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। तो PCB तो किसी को भी रिस्पांस नहीं कर रहा। मसला ये है क्योंकि कल अजहर अली ने भी एक अपील दायर की है, उसका भी रिस्पांस नहीं मिला। इससे पहले रिजवान ने अपील दायर की, उसका भी रिस्पांस नहीं मिला। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, क्या करना है ऐसी जीत का? आखिर क्या हुआ? आप कल बड़ा खुश थे कि चलो जीत तो गए, तो ये हाल हो गया हमारी क्रिकेट का कि 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, और ऐसा डाउन कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो है हमें जीत के लाले पड़ गए। हम 19.2 आखिरी ओवर तक, या शायद वो टैग हटाना चाहते थे कि ये 20 ओवर पूरे नहीं खेलते, खेले फिर भी नहीं है। देखें, आप शायद ना स्क्रिप्ट को समझ नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि जो शायकीन आते हैं ना मैच देखने के लिए उनका भी कोई हक होता है। पाकिस्तान की टीम का शुरू से ही, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की टीम का शुरू से ही ये मंत्र है कि जिस तरह की ऑपोजिशन है उस तरह की क्रिकेट खेलनी है सामने। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड को भी टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे को भी टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम UAE को टफ टाइम दे लेती है, पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को टफ टाइम दे लेती है। इससे दिलचस्पी बरकरार रहती है, शायकीन आखिर तक मैच देखते हैं, इससे व्यूअरशिप बढ़ती है। आप मॉडल समझ नहीं रहे मार्केटिंग का ना, जिस तरह के अब हम PCB जो है वो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ लोगों को वो दिखा रहा है अपनी ट्रांसमिशन है। तो जाहिर है इस तरह के मामलात में मैच आखिर तक जाएंगे तो लोग बैठ रहेंगे ना। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम जो कल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैदान में उतरी थी, आप अगर उसके एटीट्यूड को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो आपको कहीं पर भी ये नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड क्लास टीम का सामना जो है वो किसी, यानी जिसको मिनोस कहा जाता है स्पोर्टिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी ऐसी टीम से मैच हो रहा है। ये मैच शुरू से लेकर आखिर तक एक यूं कह लीजिए कि टाइट कॉन्टेस्ट था। दोनों टीमें टो टू टो चलती रही हैं और आखिर में पाकिस्तान की टीम ने इसलिए कामयाबी हासिल की कि एक वेस्ट साइड की नो बॉल हो गई, उसके ऊपर जो है फ्री हिट मिली, उस पर मिस फील्ड हुई, एक चौका हो गया और इक्वेशन जो है पाकिस्तान के हक में बैलेंस हो गई। तो अदरवाइज वर्स्ट सिनेरियो की तरफ हम जा रहे थे और ये सारी सूरत हाल अगर जिम्बाब्वे की बैटिंग, लेकिन आप बिला वजह जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, घबराना नहीं है। अभी मोहम्मद नवाज का जो कैच था वो भी इसलिए उन्होंने नहीं पकड़ा कि उसके बाद उन्हें खौफ था कि भाई मशरफ आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम चले जोक्स अपार्ट, ये बहुत सीरियस मैटर है, मुझे सब लग रहा है जिस तरह की बैटिंग लाइन हमने अगेंस्ट श्रीलंका देखा, जिस तरह के वो क्रिकेट खेलेंगे उस तरह के हम एनालिसिस करेंगे ना यहाँ बैठ के। जिस तरह वो भी जोक कर रहे हैं पूरी कौम के साथ, जिम्बाब्वे की टीम को बुलाते हैं, उनके साथ मैच आखिर तक जाता है, आयरलैंड जाते हैं वहां ये हार जाते हैं, UAE जाते हैं वहां उनसे मैच फंसा लेते हैं, अफगानिस्तान सामने आता है उससे मैच फंसा लेते हैं।
तो हम क्या करें, हम भी आखिर हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, तो वो हमारे साथ जोक्स कर रहे हैं तो हमें भी 2-4 जोक्स करने की इजाजत है। साहब द वे ब्रायन ब्रेंट प्लेड लाइक प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को उन्होंने खेला है, और मारूमवानी इनका नाम है शायद, ये दूसरे दिन उन्होंने 30 रन की इनिंग्स खेली है। आपको पता है कि पावर प्ले में विकेटलेस जाना, ये 77 इनिंग्स के बाद गालिबन ऐसा हुआ है कि हम अगेंस्ट जिम्बाब्वे जैसी टीम हम पावर प्ले में विकेटलेस गए हैं, और यहाँ पर तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि शाहीन आएंगे, पहले ही ओवर में 1-2 विकेट्स हासिल कर लेंगे। और कल मैं आपको कहा था 75, 80, 85 पे बुक हो जाना चाहिए, लेकिन यू आर राइट कि इतना हल्के में नहीं देना। देखें, ये 3 नाम जो हमने कर लिए थे उनमें ब्रायन बेनेट शायद पहला ही नाम था जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ये खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने रन बनाए हैं, सिकंदर रज़ा ने आके रन बनाए हैं, ब्रैंडन टेलर उस तरह से रन तो नहीं बना पाए, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से वो वापस आए हैं टीम के अंदर, वो एक पॉजिटिव साइन तो है जिम्बाब्वे की टीम के लिए। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉलिंग का मयार ये हो गया है कि उनको नए बॉल से अब विकेट नहीं मिलते। हम कब से ये बात कर रहे हैं कि जब 7-8 आउट होते हैं तो शाहीन आते हैं, और वो आखिरी 2 विकेट लेकर जब स्कोर बोर्ड के ऊपर जो है वो स्कोर कार्ड के ऊपर विकेटें आती हैं कि शाहीन ने 2 आउट कर दिए हैं, तो फिर इस तरह के विकेटें गिनवा के कहा जाता है कि शाहीन ने 6 मैच में 12 आउट कर दिए हैं, शाहीन ने 7 मैच में 15 आउट कर दिए हैं। हालांकि उन 15 में से 12 या 13 जो है वो टेलर होते हैं। और शाहीन अफरीदी किसी जमाने में इस बात की वजह से उनका क्लेम टू फेम ये था कि वो नए बॉल से आकर विकेट लेते थे, ओपनिंग पार्टनरशिप को वो तोड़ते थे, वहां से जो है वो पाकिस्तानी टीम को एक बिल्डअप मिलता था। और पाकिस्तान इस तरह, देखें, हर टीम का अपना एक विनिंग फार्मूला होता है। पाकिस्तान इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट साउथ अफ्रीका। हर टीम के अपने रिसोर्सेज हैं, हर टीम का अपना मंत्र है जीतने का। पाकिस्तान की टीम ने जब बेसबॉल को कॉपी करने की कोशिश की, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर, हर फॉर्मेट के अंदर हमने कोशिश की है, और जब से हमने स्ट्राइक रेट की रट लगाई है, उसके साथ आप देखें तो खेल के तमाम शोबों में हमें इस तरह की बातें सुनने मिलती हैं कि इसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है, इस टेक्निक का कोई पता नहीं है, हसन नवाज की टेक्निक का कोई पता नहीं है, साहबजादा फरहान की टेक्निक का कोई पता नहीं है। एक ही तरह से वो बोल्ड हुआ है, चौथी इनिंग है शायद साहबजादा फरहान की, तीसरी चौथी बार वो एक ही तरह से बोल्ड हो रहे हैं। तो जरा थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग नैरेटिव बनाते हैं, 1 मिनट के लिए बाबर आजम को जरा साइड पे रखें और मुझे ये बताएं कि ये जो टेक्निकल गलतियां हैं प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर, बेसिक्स है ना, ये क्यों नहीं खत्म हो रही। एक प्लेयर आता है, वो एक ही तरह से बार बार आउट हो रहा है, और ये को पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का आप निकाल के अगर देखें इनके आउट होने के अंदाज, तो आपको इनमें सिमिलैरिटी नजर आएंगी। बाबर आजम टांग पे बॉल खाई जा रहे हैं, साहबजादा फरहान निकल के मारते हैं, आउट हो जाते हैं। शाइम अयूब 20-22 बॉलें खेलने के बाद एक ऐसी शॉट मारते हैं जिसकी कोई तुक नहीं होती, कोई समझ नहीं आती, और वो कैच दे के आउट हो जाते हैं अगर उनका डक टूट जाए तब। उसके बाद भी वो आके 20-25 बॉलें खेलते हैं और 20-22 रन करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। यही 26-27 बॉलें एक जमाने में मोहम्मद रिजवान खेलते थे तो पूरा मुल्क छोड़ जाता था, बाबर आजम खेलते थे तो पूरा मुल्क छोड़ जाता था। तो बात यह है कि जो नैरेटिव आपने बनाए थे ना, वो नैरेटिव ये थे कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, इंटेंट बेहतर करना है, बॉलिंग अपनी बेहतर करनी है, अपने फास्ट बॉलर्स को जो है वो उनकी लाइन लेंथ को इंप्रूव करना है। लेकिन उसके लिए आपने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर्चियों के ऊपर अपनी मर्जी के स्टैट्स लेकर आ जाते हैं। अब आपने एक स्टैट सुनाया है ना कि बाबर आजम ने 9 डक्स हो गए उनके T20 में। अगर हम ये देखें तो दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, आप जितनी क्रिकेट खेलते जाएंगे उस तरह ही आपके, शाहिद अफरीदी के 10 डक्स है T20 क्रिकेट के अंदर। शाहिद अफरीदी T20 में के बड़े बैट्समैन नहीं थे। बात यह है कि जब अपनी मर्जी के स्टैट निकालने हैं ना, तो फिर कोई भी स्टैट निकल आता है, और उस बुनियाद पर आप टीम बनाएंगे तो फिर आपके नतीजे यही सामने आएंगे कि जिम्बाब्वे जैसी टीमें, आयरलैंड जैसी टीमें भी आकर आपको टफ टाइम देगी। आपको प्लेयर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। अच्छा चलो, ये बैटिंग वाली साइड पे काम आते हैं ना, बैटिंग वाली साइड पे आते हैं। मुझे जरा कल का विकेट का थोड़ा सा बता देना कि क्या ठीक है, टॉस जीतकर हमने फैसला ठीक किया। इनिशियली पिंडी में हमने प्रीवियसली भी देखा कि टॉस जीतकर हम वो फैसला करते हैं, लेकिन 147 रन का विकेट में इतना ही चेंज आ गया कि हमने यहाँ पर अभी ओडीआई सीरीज खेली, उसके बाद अब उसी विकेट पर हम T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो हमारे जो बॉलर्स हैं उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ यार। अगर देखा जाए, मोहम्मद नवाज इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर 22 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। अदरवाइज 4 34, 3 21, 1 11, 4 31, ये वो सारे नाम हैं। क्या इतना फेवरेबल विकेट था फॉर दी बैटिंग साइड? वो जस्ट जिम्बाब्वे की ओपनिंग देख के हमें लगा, हमारी बैटिंग देख के लगा कि इंटायरली अब चेंज हो गया बॉलिंग साइड के लिए, हालांकि ड्यू फैक्टर था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें आप अंदाज़ा लगाएं हमारे क्रिकेट के लेवल का कि हमें डिस्कस करना पड़ रहा है कि जिम्बाब्वे के सामने जो है वो हमारे बॉलर से बॉलिंग नहीं हुई है। तो मतलब कंडीशन जिस तरह की भी हो, जाहिर है अगर आप बॉलिंग विकेट भी बनाएंगे, आपके पास स्किल नहीं होगा बॉल करवाने का, तो आप वहां बॉल नहीं करवा पाएंगे। बिल्कुल। आप बैटिंग विकेट बनाएंगे और आपके पास अगर स्किल नहीं होगा, आपकी बैटिंग टेक्निक के अंदर लूप होल्स होंगे, तो आप वहां भी रन नहीं बना पाएंगे। अभी इंडिया और उसका मैच हुआ, साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ,
उसमें आपने देखा बहुत डिबेट चल रही है पिच के ऊपर। गौतम गंभीर ने कल आकर ये कहा है कि जी पिच बिल्कुल ठीक बना हुआ था, हमारे प्लेयर से उसके ऊपर खेला नहीं गया। वो इतनी बड़ी टीम है जो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है, तकरीबन हर दफा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी खेलते हैं, इस बार नहीं खेले, उससे पहले 2 फाइनल वो खेल चुके हैं, ODI के वर्ल्ड कप का वो फाइनल खेले हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है जिसको वो नहीं हरा सकते हैं? उन्होंने आकर एडमिट किया कि हमारे प्लेयर्स से इस पिच के ऊपर नहीं खेला गया। हमारे कप्तान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करते हैं? हमारे कप्तान साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते हैं कि हमने टीम इसलिए बनाई थी कि इन लड़कों के स्टैट्स अच्छे हैं। वो आकर ये कहते हैं कि हमारी जो, अब कल उनसे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल हुआ सलमान अली आगा से, मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। सलमान आगा से कल उनकी परफॉर्मेंस के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इससे पहले एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, अब मैं थोड़ा सा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। तो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आते ही जो पहली गेंद उन्होंने खेली उसमें टांग पर बॉल खा के आउट हो गए। तो बात यह है कि जब तक आप इतने ईमानदार और दयानतदार नहीं होगे ना कि आप आके तस्लीम करें ना इस बात को कि भाई हमारे प्लेयर्स के अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, किसी भी चीज को ठीक करने का पहला जो बुनियादी पॉइंट होता है वो ये है कि आप तस्लीम करते हैं कि हमारे प्लेयर्स में कमी है, फिर वो गलती ठीक होती है। आप तो प्लेयर्स की जो नाकिस कारकर्दगियां हैं उनको भी आके जस्टिफाई करते हैं। आप तो पहले ये कहते थे कि मोहम्मद हारिस जो मेरा मैच विनर है, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को हम साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले बहुत सारे कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 प्लेयर रखे होते थे, उन्होंने उनको साथ में डिफेंड करना होता था। तो जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी? और जब लूप होल्स होंगे टेक्निक के अंदर तो कोई मर्जी पिच हो, वो कजाफी स्टेडियम हो, वो रावलपिंडी हो, वो स्पिनिंग ट्रैक हो, वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक हो, वो ग्रासी ट्रैक हो, वहां पर अगर वो पैची ट्रैक हो, जो मर्जी हो, वो एब्रेसिव पिच बना ले, जो मर्जी बना लें, आपकी टेक्निक्स के अंदर लूप होल्स होंगे तो आप वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के लिए कभी नए बॉल से विकेट लिया करते थे, उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि आप जितने बड़े मर्जी बॉलर बन जाएं, आप जब तक साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक आपके स्किल में एडवांसमेंट, उसमें बेहतरी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस ओपनिंग को लेके फिर से बहस शुरू हो गई है। रमीज राजा साहब ने कहा कि बाबर आजम को जनाब ओपनिंग स्लॉट में आ जाना चाहिए साइम अयूब के साथ, क्योंकि साहिबजादा फरहान की अभी एमएसआई ने भी बात की कि इतनी इनिंग्स हो गई है, सेम पैटर्न पर वो आउट हो रहे हैं, तो अगर आप पोजीशनिंग चेंज करके देखी जाए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ट्राई नेशन सीरीज का आगाज चूंकि हो चुका है। पहला मैच पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं और उन सवालात में एक ये भी है कि जनाब अब कहा जा रहा है कि दोबारा से बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट दी जाए। और वो साइम अयूब के साथ पेशावर जलमी में चूंकि परफॉर्म कर चुके हैं, वैसे तो इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर चुके हैं साइम अयूब या फिर बाबर आजम, ये एक सवाल है कि इनमें से परफॉर्म कौन कर चुका है। इन दोनों ने जनाब ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई भी है। अब वहां पर आए हैं साहिबजादा फरहान। फखर जमान को हम नीचे ले गए, मिडिल ऑर्डर बैटर बना दिया उनको हमने, चले ठीक है। उन्होंने कल आकर 44 रन की इनिंग्स भी खेली और वहां पर अच्छा एग्जीक्यूट उन्होंने किया। माजी में भी हमने देखा है कि वो चौथे नंबर पर तो खेलते रहे। सलमान अली आगा ऊपर आए और जिस तरह की सूरत रही, तो एमएसआई साहब बाबर आजम को अगर दोबारा से ओपनिंग स्लॉट में लेके जाते हैं, क्रिकेट हो गई अब तेज। मैं आपको बताऊं कल जिम्बाब्वे ने भी जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट, कोई भी टीम आ जाए, जब तक ओपनिंग पेयर जो है वो 5 ओवर में 50 नहीं करके देता, आप 170-80 क्रॉस नहीं कर पाते। कल भी हमने देखा कि 49 रन की इनिंग्स एक ने खेली, 30 रन की एक खेली। क्या अग्रेसिव स्टार्ट था। तो क्या दोबारा से अगर ये गलती करते हैं बाबर को ऊपर लेके जाने की, तो अग्रेसिव क्रिकेट तो फिर कहीं पीछे रह गई। देखिए सबसे पहले तो रमीज राजा साहब के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। ज़ाहिर आपने उनके हवाले से ये बात की है। तो रमीज राजा साहब जब खुद पीसीबी के चेयरमैन थे तो बाबर आजम ज़ाहिर है उनके मंजूर नज़र थे, उनके चहीते थे। ऐसे ही है। और उस वक्त जो है वो उस ज़माने में बाबर आजम ने ही पूरी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में। T20 में 15-16 ओवर वही खेल जाते थे और उसके बाद जो है वो आखिरी 4 ओवर बचते थे, तो उसमें बाकी लड़कों की जो है वो कभी कभी बारी आ जाया करती थी। लेकिन जब रमीज राजा साहब जो हैं वो उतरते हैं चेयरमैनशिप से, तो फिर उसी बाबर आजम के बारे में वो ये कहते हैं कि जी हमने तो पिछले सारी इनके कहने पर बनाई थी। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ रमीज राजा साहब के ऊपर, तो रमीज राजा साहब पहले तो खुद अपना जो स्टांस है ना, अपना कैंप जो है ना, उसको क्लियर करें कि वो क्या चाहते हैं बाबर आजम से। और अगर बाबर आजम से ही मतलब आपने करवानी है अभी भी ओपनिंग आके, तो फिर बाबर आजम को टीम से क्यों निकाला था भाई? आप मूव फॉरवर्ड क्यों नहीं करने देते? दूसरी बात यह है कि अब उस आर्गुमेंट के ऊपर आते हैं जो वो उन्होंने कहा है कि ओपनिंग करनी चाहिए थी बाबर आजम को। देखें, बाबर आजम की प्रिंसिपली T20 में जगह तो ओपनिंग ही है। अच्छा, उसके अलावा कोई T20 फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की जगह तो ओपनिंग है, क्योंकि उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ 5, 6, 7, 8 बॉल्स चाहिए होती हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए।
उसके हर प्लेयर का एक स्टाइल है ना खेलने का। बाबर आजम का जो टेक्निक की डेवलपमेंट का फेज था उसमें उनकी टेक्निक इस तरह से डेवलप हुई है कि वो करेक्ट क्रिकेट खेलते हैं। करेक्ट क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आपको शुरू में कुछ बॉल्स चाहिए, दुनिया में जितने भी अच्छा, डू यू रियली थिंक कि जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है वहां पर अगर 3-4 ओवर सेट होने में लगा दिए जाए तो तब तक तो पानी सर से गुजर जाएगा? देखिए बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं। ये जो बात होती है ना कि T20 में मार धाड़ है और T20 में आए मारें और जाएं, ये हर पिच के ऊपर नहीं चलता। कल क्यों नहीं मारा गया फिर पाकिस्तान की टीम से? ये तो आपकी अपनी पिच थी ना। और जो पिछले सारे मैच हुए हैं पिंडी में, उनका निकाल के देखें जरा स्कोर कार्ड, क्या स्कोर कार्ड थे, किस मैच में आपने 200 स्कोर किया है, किस मैच में 250 स्कोर किया है। जिस पिच के ऊपर 250 स्कोर होता था ना और साउथ अफ्रीका की पिच के ऊपर, वहां बाबर आजम ने भी 49 गेंदों पर जाकर सेंचुरी स्कोर कर दी थी। कराची के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 200 का चेज करवाया था क्योंकि पिच सपोर्ट करती थी। कंडीशंस को भी सामने रखना होता है। यस, मैं ये बात मानता हूं कि इस क्रिकेट टाइम की जो T20 क्रिकेट है उसमें बाबर आजम जैसे बैट्समैन ज्यादा देर नहीं चलते T20 क्रिकेट के अंदर। लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को देखें, बाबर आजम को और रिजवान के ओपनिंग जोड़े को रिप्लेस करने के बाद आपने जितने भी ओपनिंग जोड़ियां आजमाई हैं, कौन सी एक जोड़ी है जो कंसिस्टेंट साबित हुई है? कौन सी एक जोड़ी है जिसको आपने स्ट्राइक रेट उसने आपको इतना इंप्रूव करके दिया हो? एक मैच है सिर्फ, वो भी न्यूजीलैंड में हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 6 ओवर में 74 रन किए थे, सिर्फ एक मैच, वो भी न्यूजीलैंड में 55 मीटर की बाउंड्री पे। उसके अलावा आपने जरा निकाल के देखें आप पावर प्ले के स्कोर, 35 पे 3, 22 पे 3, 40 पे 3। चले बाबर और रिजवान के होते हुए आपका स्कोर 40-45 होता था, लेकिन आउट तो कोई नहीं होता था ना। उसके बाद नीचे वाले आके वो फ्रीडम मिलती थी ना उनको, उनकी बाई जब आती थी वो आके स्कोर करते थे। और पाकिस्तान की टीम अपना उनका एक मंत्र था, पाकिस्तान 170-180 रन बनाने वाली टीम थी। पाकिस्तान के बॉलर्स आके पाकिस्तान को मैच जितवाते थे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि आपने बगैर रिसोर्सेज तैयार किए उस फॉर्मूले को डिस्टर्ब किया। जब आपने उसको डिस्टर्ब किया तो आपके पास आए साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान को आपने ओपनिंग के ऊपर आजमाया, हसन नवाज को आपने ओपनिंग के ऊपर आजमाया, मोहम्मद हारिस को आपने ओपनिंग के ऊपर आजमाया। ये सारे वो नाम है जो पिछले 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तान की ओपनिंग के ऊपर आजमाए गए हैं। इनमें से कौन सा प्लेयर ऐसा जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है? इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है कि आप स्ट्राइक रेट की बात करते थे ना, निकाल के देखा था इनके स्ट्राइक रेट। 133 का स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का, बाबर आजम का 130 का है 40 की एवरेज के साथ। साइम अयूब का 133 का स्ट्राइक रेट है 20 की एवरेज के साथ। उस्मान खान का 119 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जाके निकालें जरा आपने, और जो आपने आजमाए हैं, जो तोपें आप लेकर आए थे ओपनिंग में, तो भाई बात यह है कि बाबर आजम इस टीम में एडजस्ट ही इस वजह से हो रहा था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। उसका कसूर किसका है? पिछला चेयरमैन पीसीबी का कौन था? किसने डिपार्टमेंटल क्रिकेट आके बंद की थी? पाकिस्तान में इस 3 डे क्रिकेट नहीं हुई अंडर 19 की, किसी को होश है? किसी ने बात की है इसके ऊपर? तो वो चीजें जो पीछे होने वाली थी वो आपने मिस की हैं, और वो मिस करने में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रमीज राजा साहब के ऊपर डालूंगा, जिनके टेन्योर की बरकतें अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त समेट रही है कि इनके पास प्लेयर नहीं है। और जो भी प्लेयर बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस करने के लिए तैयार होता है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होता। ये इंटरनेशनल मटेरियल के प्लेयर किसने तैयार करने थे भाई? आप लोगों ने तैयार करने थे। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे आके। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ टिंकरिंग करते हैं, हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट के स्केड्यूल को तब्दील करते हैं। अभी भेजा था ना हसन नवाज को काज़म ट्रॉफी में, अब वापस क्यों बुला लिया? उन्होंने कौन सा ऐसा मैच खेला है? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो उनकी खराब थी और अब बेहतर हो गई है 4 दिन घर में मजबूरी के तहत है ना कि अब्दुल समद जो है वो इंजर्ड हुए हैं, तो मजबूरी के तहत हमारे पास मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कह लें, वो बैटर नहीं है। तो मजबूरी के तहत आपके पास पूरे मुल्क में सिर्फ एक ऑप्शन है, रनिंग और फ्लो में, तो वही है। देखें पाकिस्तान की टीम में इस तरह की कितनी एग्जांपल मौजूद हैं। आपने आउट ऑफ द बॉक्स अजहर अली को मतलब चौथे महल्ले से बुला कप्तान बना दिया था। मिसबाउल हक को जब कप्तान बनाया था पाकिस्तान की टीम का, वो पाकिस्तान की 11 का हिस्सा नहीं थे। मिसबाउल हक 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में जब आए थे तो उस वक्त वो पाकिस्तान के सर्किट का हिस्सा नहीं थे। ये कहानियां किसी और को सुनाएं। ये जो बात होती है ना कि हमारे पास ऑप्शंस ही हैं। अच्छा, वैसे क्या ऑप्शन था बताएं जरा, अगर इसकी जगह लाना पड़ता तो किसे लाते? देखें पाकिस्तान में एक लीग खेली जाती है PSL। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से एक T20 लीग खेली जाती है जिसके 10 एडिशन हो गए हैं। उन 10 एडिशन में से आपको एक प्लेयर भी ऐसा नहीं मिल रहा जो हसन नवाज को रिप्लेस करे। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम, पाकिस्तान की इमर्जिंग राइजिंग एशिया कप खेलने के बाद मोहम्मद हारिस तो टीम में आ गया था। राइजिंग एशिया कप खेलने के बाद ये मां सदाकत क्यों टीम में नहीं आ जाता? राइजिंग एशिया कप खेलने के बाद जो अभी लड़के वहां पर परफॉर्म कर आए हैं पिछले सालों में, जिन लड़कों ने परफॉर्म किया पाकिस्तान चाइनीज में, वो टीम में क्यों नहीं आ जाते? हसन नवाज ही क्यों आ जाता है घूम फिर के? हसन नवाज इसलिए घूम फिर के आ जाता है कि ये उन 10-11 यस मैनों में शामिल है जो आके कप्तान और कोच के आगे कोई एक
मतलब जिसे कहते हैं ना कि किसी बात को अपोज करना या अपना कोई ओपिनियन देना, अपोज ना सही चले, अपना कोई ओपिनियन देना, ये सारे लड़के उस ग्रुप का हिस्सा हैं जो यस मैनिया करते फिरते हैं, इसलिए ये टीम से बाहर निकलते हैं और वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान में पहले ये नैरेटिव था कि पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, अब है ना स्पिनर, क्यों नहीं आते वो स्पिनर, कहाँ गए हैं? तो भाई मसला ये है कि हर चीज में पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट मैनेजमेंट का मसला है। टैलेंट मैनेजमेंट का हाल ये है कि यहाँ पर जो लड़के लाए जाते हैं पाकिस्तान के फॉर्मेट में, वो आके 3 आउट करें 4 आउट करें तो अगले मैच में ड्रॉप होते हैं। तो क्या कहानियां सुना रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लड़के आप मुझे कहें, मैं आपको पूरी लिस्ट ला के दिखा दूंगा, कल उनके नंबर आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। मुझे आप कहेंगे तो मैं आपको उन लड़कों के भी नाम ला कर दूंगा जो आपकी डोमेस्टिक सर्किट का भी हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं रन और विकेटों का अंबार लगाने के बावजूद। तो पाकिस्तान में खुदारा आपने प्लेयर अगर तैयार करने हैं तो अपने आप से जो है ना थोड़ी सी ईमानदारी और दयानतदारी का मुजाहरा करें। इन तबसों तजियों में 1 मिनट के लिए बाबर आजम को साइड पर रखें और बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा चलें, जो है वो यही है, सेक्टर्स भी कहते हैं कि जो है बीसी को सपोर्ट करना है। अब हसन नवाज को वापस ले आए, हसन नवाज आते हैं तो प्लेइंग 11 में किसकी जगह? वैसे हमने जो लास्ट प्लेइंग 11 देखी मेरा ख्याल बेस्ट है, अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो हसन को एडजस्ट करने के लिए अब क्या तब्दीली नज़ीर गौर हो सकती है? देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें फ़खर जमान ने यह कहा है कि मैं तो ओपनिंग के लिए ज़ाहिर है कि जहन बना चुका था और मुझे तो पता था कि हसन नवाज अब्दुल समद ने चूँकि मैच खेलना है तो मैं तो शायद उनके 11 के ऑप्शन में ही नहीं था। फ़खर जमान को रेस्ट करवाया जाना था, लेकिन वो जब इंजर्ड हो गए तो फिर उन्होंने कहा कि नंबर 4 पर मैं खेलूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे जहाँ भी मेरे कोच की ज़रूरत पड़ेगी, कप्तान की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ पर खेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस क्रिकेट में जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है उसमें हमें हर तरह के पोजीशन के लिए खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। T20 क्रिकेट में ये बात चल जाती होती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कल का ही इन्होंने फॉर्मेट जारी रखना है जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि हम कल का मैच जीत गए हैं और यहाँ पे तो टीम बनती है स्टैट्स की बुनियाद पर है। ये बात मतलब उस वक्त ज़ेरे गौर नहीं आएगी कि हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे थे या किस तरह की पिच के ऊपर खेल रहे थे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। उस्मान खान, उन्होंने जो है विकेट कीपिंग भी करनी होती है, वो कल आके उन्होंने जो इनिंग्स खेली है उसके बाद वो भी ज़ाहिर है कि टीम से अब ड्रॉप नहीं किए जा सकते हैं। तो हसन नवाज की अगले मैच में जगह बनती हुई तो हमें मुश्किल दिखाई देती है। 5वें और 6ठे नंबर पर मतलब हमें सलमान अली आगा 4थे नंबर पर, फ़खर जमान और उसके बाद फिर उस्मान खान जो है वो हमें पाकिस्तान की टीम में क्लिक इन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ पहले से ही पाकिस्तान के साथ मौजूद है। शाहीन आफरीदी भी अपने आप को चूँकि ऑलराउंडर कहते हैं तो 9वें नंबर तक पाकिस्तान की बैटिंग मौजूद है। तो हसन नवाज की अभी जगह बनती हुई दिखाई दे रही। हसन नवाज की भी चलो लेट्स सी जी इसमें क्या बनता है। अब चूंकि अगला मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका का है, आपको पता है श्रीलंका ने उनके जो हसारंगा इंजर्ड हुए हैं तो उन्होंने राइजिंग स्टार एशिया कप जो चल रहा है वहाँ से अपना एक स्पिनर लेके आया। तो वही आप वाली बात कि वहाँ से हम मास सदाकत या फिर उस तरह का बड़ा नाम क्यों नहीं ला सकते। ये सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि इस तरह की चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बॉदर नहीं करता। ऑल्दो अगर कोई एक मैच में परफॉर्म कर दे तो उसको बुलाकर सर का ताज बना लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड वहाँ पर मल्टीपल टर्न जोन, लेकिन उसको बॉदर ही नहीं किया जाता। ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेना है, अब ब्रेक बाद वापस आते हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है PSL को लेकर, अली तरीन साहब ने जो जिस तरह के मौके सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग उसका 11वां एडिशन 8 टीम्स के साथ अप्रैल मई में शुरू होना है, तो टाइम उसके बीच में कम रह गया है। PCB अली तरीन साहब को जवाब देने के लिए कायल अभी नहीं है। ये क्या मामला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो जनाब ब्रेक पे जाने से पहले एक तो हमने PSL के हवाले से बात करनी, सेकंडली ये कि NOCs जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी कर दी गई हैं प्लेयर्स को जिन्होंने IL T20 और T10 लीग्स खेलनी है। इसके अलावा जो भी लीग्स चल रही हैं उस हवाले से जो है वो NOCs दे दी गई हैं। लेकिन याद आपने ये रखना है कि PCB ने एशिया कप में जब बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान को, तो सिर्फ अवाम को एक लॉलीपॉप देने के लिए यह कह दिया गया कि तमाम NOCs कैंसिल है, कोई प्लेयर कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, अपने आप को मजबूत करना है। लीग क्रिकेट भाड़ में गई। नेशनल जो आपका जो होना चाहिए ना कंसर्न, वो प्रायोरिटी होना चाहिए, नेशनल टीम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ एट द एंड, ये हुआ कि आज जो है वो गालिबन 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको NOCs जारी कर दी गई हैं T10 क्रिकेट के लिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, और साथ ही साथ IL T20 के लिए भी जनाब दे दिया गया है NOC। तो अहमद सईद साहब समझ गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट समझ गई है कि सिर्फ 10 से 15 दिन जो है इन सेंटिमेंट्स को रोकने के लिए इस तरह का एक शुरली छोड़ दी जाए, लॉलीपॉप दे दिया जाए, उसके बाद वही किया जाए जो आपकी अपनी मर्जी है। तो कौन कौन है इस NOCs में जिनको मिला है, और यही 2 लीग हैं T20 और ILT, इसके अलावा भी खेलने जा रहे हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या होने वाला है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लेयर्स के नाम आपने पूछे हैं उसमें फ़खर जमान हैं, हसन नवाज़ हैं, नसीम शाह हैं, जो
IL T20 और उसके बाद T10 लीग जो अबू धाबी में होनी है उसमें शरीक होंगे। कुछ लोग शरीक हो भी चुके हैं। कल ख्वाजा नाफे ने बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली है वहाँ पे। तो इफ्तिखार अहमद हैं, आसिफ अली हैं, सलमान रशाद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, अरफात मिनहास हैं, इरफान खान न्याजी इसमें शामिल हैं, आज़म खान हैं, शाहनवाज दहानी हैं, अब्बास आफरीदी हैं, आकिफ जावेद हैं, मीर हमज़ा हैं जो टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उबैद शाह हैं और ज़मान खान है। ये प्लेयर जिनको NOC जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद बिग बैश लीग में आपको बताइए कि बाबर आजम ने खेलना है, शाहिन आफरीदी ने खेलना है। क्या कमाल बात आपने की है कि जो टेस्ट मैच मीर हमजा खेलते हैं वो T10 और T20 के लिए सिलेक्ट हुए। गुड। मैं आता हूँ इसके ऊपर। बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहिन आफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इन लोगों ने बिग बैश लीग में जाकर खेलना है। देखिए, मुझे सबसे पहले तो एक बात तो ये है कि यहाँ पर क्रिकेट जो लोग डिस्कस करते हैं और जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट देखते हैं वो मेरी और आपकी तरह इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा होते हैं। तो PCB इस बात को समझता है, वो उसको कंट्रोल करने की सारी सलाहियत, नैरेटिव बिल्डिंग की सारी जो उनके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं उसमें वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें इस तरह के रखते हैं वो करते हैं कि NOC रोक लिया। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि इनके लिए मुमकिन नहीं है कि NOC ज़्यादा देर रोक कर रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल लीग में से पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो जाना छोड़ दें। आप किसी एक लीग से मिस कमिट करेंगे तो वो इस तरह नहीं होगा कि जिस तरह PSL में आपको प्लेयर बुलाने पड़ते हैं, वहाँ पर प्लेयर खेलने के लिए पहले ही तैयार बैठे होते हैं, क्यों में लगे होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप इनके NOCs रोक लें जबकि आप पहले उनसे प्री कमिटमेंट्स कर चुके हैं कि हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि यही हैं वो लड़के, तकरीबन यही वो सेट ऑफ प्लेयर्स है, ये जब पाकिस्तान के लिए खेलता है तो इनमें हमें मसाइल नज़र आते हैं। दुनिया भर की लीगें इनके पीछे पागल हुई हैं कि हमें पाकिस्तान के प्लेयर चाहिए, हमें फ़खर जमान चाहिए, हमें बाबर आजम चाहिए, हमें रिजवान चाहिए, हमें हारिस रऊफ चाहिए, हमें हसन अली चाहिए। उनके लिए अलग अलग जो है वो स्टैंड बन रहे हैं। किसी के लिए मतलब हारिस रऊफ का एक अलग सेगमेंट बन रहा है मेलबर्न स्टार में, बाबर आजम के लिए इस किस्म की जो है वो कुछ अरेंजमेंट्स हो रही हैं। तो ये वो सारे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं तो वो अलग उसमें नज़र आते हैं। जब वो लीग में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मतलब डिमांड ही अलग होती है। 12 गेंदों पर 45 रन के निकल खेल दिया ख्वाजा नाफे ने। अभी आप पूछ रहे थे प्लेयर कहाँ पे हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा ज़रा अपनी जो कोचिंग स्टाफ है ना इसको भी ज़रा आगे पीछे करके देख लें। इसके बारे में भी कुछ दोबारा से रीथिंक करके देख लें। कोचेस की आपने फौज भी है, लेकिन आपके पास जब ये रिसोर्सेज आते हैं तो उनके वाज़े नज़र आ रहा होता है उनकी टेक्निकल मिस्टेक्स। अब कितनी मज़े का खेज बात यह है कि पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसका जो सारा कोचिंग स्टाफ है वो सारी फास्ट बॉलर्स हैं। तो इन सारे फास्ट बॉलर ने बाबर आजम की टेक्निक में, सादात फरहान की टेक्निक में, शाइम अयूब की टेक्निक में, और यहाँ पर आकर टेक्निक से ज़्यादा टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात होती है जब आप सीनियर टीम में आ जाते हैं। तो ये लोग क्या वैल्यू ऐड करेंगे इनकी बैटिंग के अंदर, क्या इनके जो जिस तरह से एक्सपीरियंस ऐड होता है खेल के अंदर उसमें क्या ये ऐड करते होंगे। इसी तरह आप अगर नीचे आ जाएं, आपकी जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम है उसमें भी आप देखें सारे बैट्समैन कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। कोई एक बॉलर, शायद एक राव इफ्तिखार अंजुम है जो बॉलर हैं, बाकी सारी बैट्समैन आपको वहाँ पर नजर आएंगे। तो कोई सिंक्रोनाइजेशन आपको नज़र नहीं आती, कोई प्लानिंग आपको नज़र नहीं आती है कोचिंग स्टाफ के अंदर भी। यही रिसोर्सेज है ना, यही वो लड़के हैं जो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया भर की लीग्स उनके पीछे पागल हुई पड़ी हैं कि हमें कौन सी लीग है इसमें पाकिस्तान के प्लेयर नहीं जाते हैं, कौन सी लीग है जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहती। दुनिया भर की लीग्स हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को खिलाना चाहती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोचेज आपने रखे हुए हैं, उनकी जो जरा एक दफ़ा जो उनका भर्ती का अमल है, जो उनका सारा एक सिस्टम है, उसको भी जरा एक बार चेक करके देखें। हो सकता है कि कोई उसमें बेहतरी आ जाए और ये लड़के आपको परफॉर्म करके देना शुरू हो जाए। लेट्स सी जी। बहरहाल यही वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में तो डेफिनेटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स जो हैं, उनको शायद उनके पास वो आंख नहीं है। वो शाहीन अफरीदी कहते हैं ना कि ये आंख नहीं है देखने वाली, परफॉर्मेंस तो मैं दे रहा हूँ। बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस तो हम सबके सामने है। लेट्स सी फर्दर क्या बनता है। आकिब कुरैशी ने मैं ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आगे साहब क्या स्टेटमेंट है, क्या अपडेट्स हैं अली तरीन के हवाले से, और PSL मैनेजमेंट क्या इस हवाले से कहती है कि अली साहब कह रहे हैं कि मुझे रिप्लाई नहीं किया जाता, मैं मल्टीपल ईमेल्स कर चुका हूं, मेरी टीम कर चुकी है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो PCB ने क्या कसम खाई हुई कि किसी एक को भी रिस्पांस नहीं देना? वो अजहर अली वाला मामला था, उससे पहले रिजवान वाला मामला था, सभी ये कहते हैं कि PCB की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या इतनी बिजी है मैनेजमेंट कि रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम ही नहीं है? देखिए हमजा, बड़ा खतरनाक इशू आपने छेड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग सब कहते हैं कि ये कौमी लीग है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए और इसको जो है वो कौमी मुफाद में इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिस तरह की इस वक्त सोशल मीडिया पे स्पेशली जंग चल रही है पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया और मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, उनके दरमियान जो है ये यकीनन एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है।
बदकिस्मती है कि एक जो जिसको ब्रांड बनाया था हमने, काफी मेहनत करके इसको ब्रांड बनाया था, वो अब पूरी दुनिया में जगहजाई का सबब बन रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जो मेरे सोर्सेज हैं वो उन्होंने ये जो है इस बात का तहैया कर लिया कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ऑनर की किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं देना जो उनके मालिक हैं, क्योंकि अली तरीन जितना मीडिया पे आके बातचीत करते रहे हैं, जितना उन्होंने पीसीबी का लीगल नोटिस जो है वो ऑन द रिकॉर्ड फाड़ा था, तो ये यकीनन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे जाते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ बात करें तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, मुल्तान सुल्तान को अगर आप ये कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उनको ये कहकर हम जो है वो कह सकते हैं कि चले वो एक बड़े होने का हैसियत है, लेकिन आप जब ऑन द रिकॉर्ड आके लीगल नोटिस फाड़ेंगे, जब मीडिया पे आके तमाम बातचीत करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से रिएक्शन आना ही है और ये नेचुरल है। आप दूसरी टीमों का देख लें, लाहौर कलंदर का देख लें, कोयटा का देख लें, कराची किंग्स का देख लें, तमाम टीमों के जो मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं जाके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब PSL के दौरान ये मालिकान हमसे मिलते हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें करते हैं जो कि हम कोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात आप सोशल मीडिया पे रखेंगे तो जो इंतजामिया है वो भी कुछ ना कुछ करेगी। आप जो अली तरीन है उन्होंने आज सोशल मीडिया पे ही एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है ईमेल्स की हैं, मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को खत लिखा है, सलमान नसीर जो कि PSL के हेड हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। सलमान नसीर का आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू भी हुआ था, उन्होंने इस बारे में बात करने से वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया था और ये कहकर उन्होंने एंकर को चुप करा दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसका मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये फैसला हो चुका है कि मुल्तान सुल्तान के जो मालिक हैं अली तरीन, उनकी किसी किस्म की बात का जवाब नहीं देना। ये अली तरीन को पहले सोचना चाहिए था कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये पाकिस्तान की लीग है जिसको वो ओन करते हैं कि ये हमारी लीग है, हम इसको लेके चले हैं। तो इस लीग के मामला जो घर के मामला होते हैं, अगर वो चौक चौराहे में आकर हल करने की नौबत आ जाए तो समझे कि वो मामला कभी हल नहीं हो सकते। आप अली तरीन जो दूसरे फ्रेंचाइज हैं, सोर्सेज ने मुझे बताया है कि फ्रेंचाइज जो दूसरी फ्रेंचाइज हैं उनके मालिकान तक उन्होंने राब्ता किया है और उनको ये कहा है कि जो सलमान नसीर हैं PSL के जो हेड हैं उनसे मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करें। और दो फ्रेंचाइज में आपको बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं, हालांकि मुझे पता है, दो फ्रेंचाइज जो हैं उनके मालिकान ने डायरेक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के जो हेड हैं सलमान नसीर, उनसे राब्ता करके इस मामले पे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनको भी जो है वो सलमान नसीर की जानिब से नो आंसर का कहा गया है कि इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, लाइन ड्रा हो चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग के जो हेड हैं सलमान नसीर की जानिब से। एक नाम तो आकिब मैं बता देता हूं लाहौर के अंदर, दूसरा फिर आप बता दें, कोई बात नहीं, खबर ब्रेक कर देना। देखिए हमजा, कुछ चीजें होती हैं जो है वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताई जाती। इसना जो है वो जिसने हमें बताई होती है उसको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दो फ्रेंचाइज सलमान नसीर से उन्होंने बात की है अली तरीन के हवाले से, तो उनको आगे से इनकार मिला है। तो बड़ा कम टाइम है क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट भी जो है तमाम फ्रेंचाइजों को मिल चुकी है, 5 फ्रेंचाइजीज को वैल्यूएशन रिपोर्ट भी मिल चुकी है, उनका रिन्यू लेटर भी उन तक पहुंच चुका है। सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम है जिसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला, ना रिन्यू लेटर मिला है ना उनकी रिपोर्ट मिली है। तो दूसरी जो दो टीमें हैं उसमें ज्यादा जो है वो चांसेस फैसलाबाद और गिलगित के लग रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने ऑडिट मांगा हुआ है, इसकी सारी बिडिंग होनी है, जो सबसे ज्यादा बिड करेगा ऑब्वियसली वो टीमें आएगी, लेकिन दोनों टीमों की ये ज्यादा है। आपको मैं यहाँ पे ये चले आपने जो कहा खबर ब्रेक कर दूं, ये खबर ब्रेक कर दूं कि दो टीमें जो बीच में आ रही हैं उस पर 6 की 6 टीमों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग का प्रॉफिट है वो वहीं का वहीं है, वो ज्यादा नहीं हुआ। जब दो टीमें पहले भी जब ये बात भी हो रही थी तब भी तमाम मालिकान कह रहे थे कि जनाब या तो तरीका कहा जाए या फिर जनाब ये सारी सूरत-हाल क्लियर किए जाए। तो एक तो फैसलाबाद बताया, दूसरा गिलगित बताया। तैमूर सईद साहब, सियालकोट के बारे में बड़ी बातें हो रही थी कि सियालकोट की एडिशन होने जा रही है, तो आकिब ने जो खबर ब्रेक की है उसमें तो सियालकोट का नाम ही नहीं है, हालांकि सियालकोट अच्छी खासी तगड़ी पार्टी थी। देखें, आकिब भाई की खबर है तो फिर जाहिर है कि सियालकोट नहीं होगी, बीच में आकिब भाई को हम चैलेंज करेंगे पोजीशन में नहीं है ना। लेकिन बात यह है कि अली तरीन साहब ने आज एक बहुत दिलचस्प बात यह की है कि ऐसे मामलात हैं जो चाय की एक नशिस्त के ऊपर हल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं मुख्तसर सी बात ये करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो बेइख्तियार होते हैं और बाइख्तियार होते हैं उनमें फ़र्क होता है। PCB को यहाँ बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। जब आप किसी के बारे में इतना रिजिड हो जाएं कि आप उसकी बात ही ना सुने, उसका जवाब ही ना दें,
तो उस बेचारे ने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो यहाँ पर पीसीबी को बड़े दिल का मुजाहरा करना, पीसीबी को बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा और ये मामला जो हैं वो बैठकर वाकई चाय की प्याली पर हल करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है पूरी दुनिया में ये देखी जाती है और ये एक हमारा ब्रांड है और इसको बिल्ड करने में 10 साल लगे और अब इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं करनी चाहिए। पीसीबी डेफिनेटली शुड रीथिंक अबाउट इट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।